बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे। हम लोगों ने आपके साथ वादा किया था कि ड्यूरिंग द एग्जाम या एग्जाम प्रिपरेशन के दिनों में आप लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और कोई डेटा की बात, कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी करंट अटेम्प्ट में तो डेटा रेलिवेंट ही नहीं था। तो फिर हमने इस वजह से सिर्फ आपको ये कहा था कि बच्चों वेट करें, और खास तौर पे वो बच्चे जिनकी पहली अटेम्प्ट थी, फर्स्ट अटेम्प्ट थी और उन्होंने ये अटेम्प्ट देनी ही नहीं थी कैफ की, वो ज्यादा उतावले हुए हुए थे कि सर जी हमें बताएं। और हमने फॉर द ओवरऑल कम्युनिटी के बेनिफिट में ये बेहतर समझा कि हमको इस तरह की बात ना करें जिससे ओवरऑल जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो। अलबत्ता एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था जिसमें मैंने बच्चों को कहा था कि आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन करें। जो बात हुई फिर वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही हुए, वो सारे नए पीआरसी के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पेपर हो चुके हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे पेपर हुए हैं। बहुत से बच्चों के तो मैसेजेस और व्हाट्सएप आए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह पेपर के फौरी बाद बच्चे जो मैसेज करते हैं और जो फीडबैक देते हैं वो बड़ा इंकरेजिंग होता है किसी भी टीचर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, चीज़ें बहुत अच्छी गई। अब हमारा टारगेट है कि हम सब लोगों को लेके चलें और डेटा सिस्टम और रिस्क के हवाले से डिटेल में आज बताएं कि क्या चीज़ है, क्यों है, सीए में क्यों है, इसमें है क्या क्या, पेपर कैसा आएगा, और जो भी सवाल आपके जहन में है प्लीज जरूर पूछिए। अव्वल तो इंशाल्लाह मैंने बहुत से क्वेश्चन जो आज तक हुए उन सबको जमा करके ये वाली वीडियो बना रहा हूँ टू मेक श्योर कि मैं सारे लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ। और अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जो रह गया है, कोई ऐसा सवाल है जो रह गया है, तो प्लीज आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस जरूर कर देंगे। शुरू करते हैं अपने सेशन का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सर मैं अपनी अगर थोड़ी सी बात करूं तो सर मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूं। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया और जब मैं इंडस्ट्री में काम करता साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। पढ़ा के मजा ही इतना आया, जबरदस्त हो गया। फीडबैक बड़ा अच्छा होता था, बच्चे बड़े खुश रहते थे, मैं भी बच्चों के साथ खुश रहता था पढ़ाते गए। वो फिर सोचा यार पढ़ाना ही है, इसमें मजा भी आ रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने पढ़ाना ही है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर फुल टाइम टीचिंग शुरू कर दी। कैफ टू मेरा सब्जेक्ट है, तकरीबन 10 साल से मैं ये वाला सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ। डेटा सिस्टम एंड रिस्क ये नया सब्जेक्ट है जो मुझे कहा गया कि सर आपने इसको पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मोर देन हैप्पी, क्योंकि मैं इससे पहले भी इसी टाइप का सब्जेक्ट जो मॉड्यूल ई में होता था पहले जो आपका आईटी मैक कहा जाता था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल मैंने डील किया है। तो मेरे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त था और शायद बहुत से टीचर्स के लिए या स्टूडेंट के लिए हो कि ये कोई नया सब्जेक्ट आया, ये नया सब्जेक्ट नहीं है। असल में पहले ये सब्जेक्ट होता था फाइनल लेवल में, अब उसने यही सब्जेक्ट उठा के थोड़ी सी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी में जो जिद्दत आई है उसको उसने इनकॉर्पोरेट करके इसको कैफ लेवल पे ले आया। अच्छा जी, और ऑडिट एंड इंश्योरेंस मेरा सब्जेक्ट है। इसके अलावा सीफेप लेवल पे ऑडिट मैं डील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उसका मेरिट सर्टिफिकेट आए और 4 साल लगातार मैं कंसेक्यूटिव आई कैप में जो रिवीजन सेशन होता रहा है टैक्स के हवाले से उसको मैं कंडक्ट करता रहूँ। मैं इसको भी एक प्राइड समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से मेडल्स और बहुत से सोवेनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, जिसको देख के मैं खुश होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अरसा है, जिस एक 10 साल का अरसा है जब जब से मैं इस कम्युनिटी को सर्व कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद प्यास है सर्व करने की। जी सर, अब आते हैं सीधी बात कि सर ये डेटा सिस्टम एंड रिस्क है क्या। सर ये एक नया सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है और इसको कैफ लेवल में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। व्हाट इज डेटा? डेटा जिस तरह इदारे के पास रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन का रिसोर्स हूँ। इस इंस्टीट्यूशन के पास पैसा है, पैसा भी एक रिसोर्स है। आज के दौर में अगर इंस्टीट्यूशन के पास डेटा है तो वो डेटा भी एक रिसोर्स है। डेटा फॉर एग्जाम्पल एसबीआई के पास अगर स्टूडेंट्स का डाटा है, पीआरसी पास स्टूडेंट्स का डाटा है, कैफ पास स्टूडेंट्स का डाटा है, सीफएप पास स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है, तो ये डाटा भी एक रिसोर्स है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। कितने बच्चों ने पीआरसी पास किया है उस हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं सेशन, और इस सेशन को कितनी देर में कंक्लूड करना है, कितने बच्चे हैं, कितनी क्लास हमें, कितना सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डाटा की बेस पर प्लान करते हैं। हमारे पास जो प्री इनरोलमेंट्स होती हैं हम उस बेस पर प्लान करते हैं कि हमने किस कौन सा क्लासरूम किस टीचर को एलोकेट करना है। तो सर आप देख रहे हैं कि बिजनेस के डिसीजन जो हैं वो डाटा की बेस पर हम बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं।
असल में डाटा रॉ फॉर्म होता है। अच्छा, इस रॉ फॉर्म में जो डाटा मौजूद होता है, इसको जब हम क्या कहते हैं प्रोसेस करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बन जाती है और उस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस में। बिल्कुल छोटा सा इंट्रो है कि डाटा से क्या मुराद है। अच्छा, अगली बात करते हैं, और हम अगली जो बात करें वो है सिस्टम की। तो व्हाट इज सिस्टम? तो भाई आपको बताता चलूं कि सिस्टम जो है वो तो एक निजाम है जिसमें यही डाटा फ्लो करता है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो तब्दील हुई है और अपग्रेड हुई है, इसी तरह ही इदारों का सिस्टम, बिजनेस का सिस्टम भी जो है वो अपग्रेड हुआ है। आपने इस एरिया में आगे इंशाल्लाह अगले स्लाइड्स में मैं बड़ी डिटेल से बताऊंगा सिस्टम में क्या क्या है। लेकिन पुराने दौरों में कागज पर सारे खाते होते थे, फिर एक टाइम आया कि एक्सेल आ गया। आज उससे भी बढ़ के पूरा जो है ना ईआरपीज हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम्स हैं, जो आपको बाकायदा अब सिस्टम को, सिस्टम क्या है उसके बारे में बताया जाता है और उसमें ये वाली सारी चीजें हैं। तो सिस्टम अपग्रेड हुआ और किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ा इसको देखना। दूसरा नंबर पे बिजनेस में आईटी से रिलेटेड जो रिस्क है, साइबर सिक्योरिटी है। कोई वायरस अटैक हो सकता है, कोई हमारा इक्विपमेंट चोरी कर सकता है, हमारे कंट्रोल्स क्या हैं, बहुत से पहलू हैं रिस्क से। बिजनेस को आईटी से रिलेटेड कौन से खतरात होते हैं, रिस्क होते हैं, इसकी बात हम रिस्क में करते हैं। बिजनेस में डाटा सिस्टम में फ्लो कर रहा है, इसको हम सिस्टम या निजाम कहते हैं। और डाटा से मुराद वो रिसोर्स है जिसको हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं और उससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो है बच्चों। जैसे जैसे आपने आगे बढ़ना है और इसकी तरफ जाना है तो इंशाल्लाह आपको मजीद चीजें बताई जाएंगी। Why this subject is included in CA? जी बड़ा जेन्युइन सवाल है कि सर ये तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, इसको क्यों शामिल किया गया है इस सब्जेक्ट को सीए में? तो सर बात यह है कि आपने जो स्किल सीखनी है वो स्किल किस पर अप्लाई करनी है। वो स्किल जो आपके पास है वो अगर कोई डॉक्टर है, उसको ये पता है कि टेम्परेचर उसको ये पता है कि टेम्परेचर कितना हो गया है, तो सर उसको फिर थर्मामीटर का यूज करना भी तो आना चाहिए ना। अगर कोई बंदा है उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बहुत अच्छा आता है, लेकिन सर अगर जो है कैलकुलेटर आ गया है तो व्हाई नॉट टू यूज कैलकुलेटर इन दिस केस। अच्छा, सीए अकाउंटेंसी स्किल आप में आ गई, आपने टैक्स की स्किल ले ली, आपने अकाउंट्स की स्किल ले ली, आपने ऑडिट की स्किल ले ली, लेकिन टैक्स जिस पोर्टल पर टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है और टैक्स को कैलकुलेट करना है, उसके मुताबिक टैक्स जमा कराना है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए? सिर्फ टैक्स का कानून काफी नहीं है, आपको वो वाली स्किल भी चाहिए। आपने ऑडिट की स्किल ले ली, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर पर ऑडिट, आपने जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आपने ऑडिट करना है, क्या आपको उसकी मालूमात नहीं चाहिए? और ये सॉफ्टवेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड हुए हैं, बड़े हैं, बेहतर हुए हैं। तो सर आप ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर बेहतर हुए। सर एक टाइम होता था डॉक्टर जो है वो सिरिंज से खून निकालते थे, उसको लेबोरेटरी भेजते थे, अगले दिन पता चलता था शुगर कितनी है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सुई लगाकर उसी वक्त ग्लूकोमीटर से पता चल जाता था शुगर कितनी है। फिर अब तो बाकायदा स्ट्रिप लग जाती है और इस स्ट्रिप से जो है वो पता चल जाता है शुगर कितनी। तो सर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो उस डॉक्टर को उस टेक्नोलॉजी का नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की मशीन होती थी सर जी, इस तरह बाजू पर वो बांधते थे, वो बॉल सी होती थी, उसको स्क्वीज करते थे, ब्लड प्रेशर का पता चल जाता था। फिर इससे अगला स्टेप आया ब्लड प्रेशर की मशीन के हवाले से, तो वो क्या था जी, डिजिटल आ गई। पहले मरकरी वाला होता था, फिर डिजिटल आ गया, और अब इस वॉच से ब्लड प्रेशर आप पता कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, अगर ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो अगर कोई डॉक्टर है तो क्या उसको अपने आप को अपग्रेड नहीं करना? सर बिल्कुल करना है। इसी तरह अकाउंटेंट्स भी हैं। आपने डबल एंट्री सीखी है, पहले डबल एंट्री कागज पे लिखते होते थे, फिर एक्सेल पे लिखने लग गए। आज उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ गए और आज तो सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है जो पूरे सिस्टम के डाटे को अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो सर ये क्या है? सर ये तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने आप को उसके मुताबिक अपग्रेड करना पड़ेगा? यस। और वो एक सीनियर काउंसिल मेंबर है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सर जिशान इजाज, वो कहते होते हैं अकाउंटेंट को ये सारी टेक्नोलॉजी सुननी है,
सारी टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड रखना है ताकि वो रेलिवेंट रहे। और सिर्फ पाकिस्तान में सीए में नहीं, बल्कि एसीसीए ने भी अपने टेक्नोलॉजी के पेपर रखे हैं, आईसीएडब्ल्यू में भी टेक्नोलॉजी के पेपर हैं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को लेके चलें। तो सर ये वाला सवाल, ये वाली बात जो बार बार सुनने में आती है कि इस सब्जेक्ट की क्या जरूरत थी, ये क्यों डाल दिया, ये तो ट्राई है, ये तो रट्टे वाला है, ये तो टेक्नोलॉजी है। और सर जी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरी है, और ये आपकी आपको आगे बढ़ते हुए ये जरूरी है, आपके पास इसकी सेंस होनी चाहिए और आपको इसके अपने आप को अपग्रेड करना है इसके मुताबिक। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो सारे लोग जो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं 100% समझता हूँ कि आई कैप का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का ये वाला पेपर इनकॉर्पोरेट किया ताकि आप सब लोगों को अपग्रेड करें। आप सोचें ना, एक वो बच्चा जो गांव से आया वो एकदम एक फर्म में चला जाए जहां पर वो कंप्यूटर ही पहली बार देख रहा हो, तो सर वो तो उसको उसको तो लगेगा कि दुनिया ही बदल गई है। सर उसको पहले पढ़ाते हुए हम टेक्नोलॉजी की सारी नो हाउ देंगे, सिखाएंगे, उसको हैंड्स ऑन कोर्सेज कराएंगे, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज सेंस उसके अंदर आएगी, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स का पता होगा। फिर वो फॉर्म में जाएगा तो वो एकदम ईआरपी देख के परेशान नहीं होगा, उसे पता होगा ईआरपी क्या है। नहीं सर, दिस इज द राइट रीजन, दिस इज द रीजन जिस वजह से टेक्नोलॉजी का पेपर इस सब्जेक्ट में, इस एरिया में शामिल किया गया है। नहीं सर, अगली बात करते हैं। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चे कैफ में पहली बार अपीयर हो रहे हैं उन्हें ये पेपर रखना चाहिए, या जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं एक बार कैफ का वो इस पेपर को ऑप्ट करें? अच्छा, मेरे पास दो स्टूडेंट्स आए और उन्होंने कहा कि सर पहली पहली अटेम्प्ट है, अभी हम इस बार ये पेपर नहीं देते, इंशाल्लाह देखते हैं दुनिया के साथ क्या होता है, फिर उसके बाद पेपर देंगे। सर जी बेतुका सा खौफ और डर बच्चों में डाल दिया गया कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, ये पेपर, सर ये पेपर बिल्कुल आसान है। आई कैप में हर पेपर का एक मिजाज और एक पेपर का फ्लेवर होता है। अच्छा, आप लोगों को चाहिए कि आप उसको समझें और उसकी जो उसका फ्लेवर है उसके उसके मुताबिक उसको तैयार करें। अब टेक्नोलॉजी का कोई पेपर सिर्फ कोई बंदा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लिए बगैर, उसको समझे बगैर, उसको क्रैम करके ये पेपर पास करने की कोशिश करेगा तो नहीं पास हो पाएगा। सर जी यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये पेपर सिर्फ उस बच्चे के लिए मुश्किल है जो कि टेक्नोलॉजी को समझना नहीं चाहता, उससे जान छुड़ाना चाह रहा है, उसको रट्टा मारना चाह रहा है। नहीं सर जी, आपको बाकायदा इस चीज को में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये आपको आगे जिंदगी में भी बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने हर प्रोफेशन में देखा है, वो लोग जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं वो डॉक्टर्स भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, वो अकाउंटेंट्स भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, वो लॉयर्स भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक टूल है, आप इसको अच्छे से समझेंगे, इस टूल को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सर इससे भागना नहीं है, वो ड्यू वाले कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो सर जी इस डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, इसको पकड़ें, इसको समझें, और इंशाल्लाह ये हमारा प्रॉमिस है कि हम इस सब्जेक्ट को आपके लिए इतना आसान कर देंगे कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने का मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। सर एक क्वेश्चन जो कि एक बच्चे ने मुझे कहा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इसको डिस्कस करूं। वो कहते हैं सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये तो सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया पढ़ाने का? सर जी इसका जवाब ये है कि मैं तो टेक्नोलॉजी मॉड्यूल ई लेवल से आज से 8 साल पहले डील कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की पेपर को। तो ये तो आप लोगों के लिए नया है, या जो लोग कैफ में आए हैं 2-4 साल 5 साल पहले उनके लिए शायद ये चीज नहीं है, लेकिन वो लोग जो पहले जो इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं सीए की, जो पुराने अरसे से सीए को जानते हैं, उन्हें पता है कि इससे पहले मॉड्यूल डी में भी आईटी का पेपर होता था, मॉड्यूल ई में भी आईटी का पेपर होता था, और मॉड्यूल ई का आईटी का पेपर हमने 3 साल डील किया ऑलमोस्ट। तो सर ये कोई बिग डील नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल इन लाइन होते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट चीज है वो खुद बच्चों को अवेयरनेस दें, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सब्जेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए नया नहीं है और इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वजह इसकी और भी है कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों डील करूं, एक तो आपको एक्सपीरियंस वाला फैक्टर बताया, दूसरा मैं एक मल्टीनेशनल के ऑडिट पे था, और वहां पर बाय चांस जब हम लोग थे तो वो लोग ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहे थे, और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने बड़ी करीब से उस ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन को देखा है और समझा है, जो कहीं ना कहीं जब मैं उसको बाद में टीचिंग पे आता हूं तो वो मुझे बड़ा हेल्पफुल होता है।
और तीसरे नंबर पे ये बात है कि सर हम 10 साल से सीए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सीए के पर्चों को देख रहे हैं, एग्जामिनर क्या है, क्या चाहता है, पेपर का मिजाज क्या है, और आई एम वेरी श्योर कि शायद कोई प्योरली वो बंदा जो कि आईटी को समझता है और जो सीए की फील्ड का नहीं है, वो शायद आपको उस अप्रोच से पढ़ा ही ना सके, क्योंकि हम लोग को तो पेपर फोकस्ड अप्रोच होती है जो बड़ी क्रूशल होती है, और हम समझते हैं कि यार आपको बड़ा पेपर फोकस्ड रह के पढ़ाना है और आपको पेपर पास कराना है। जब हम इस की एरिया को देख रहे थे और हम सारा इसको थ्रू कर रहे थे कि इसने आई के वालों ने क्या क्या डाला है, तो उसने एक दो जगह पे ऐसी बातें कही हैं जो मुझे देखने से पता चल रही थी कि यार ये मेरे लिए हमने अपने बच्चे को नहीं सिखानी, क्योंकि उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। हमने अपने बच्चे को प्रोग्रामर नहीं बनाना, हमने अपने बच्चे को सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग देनी है, उससे रिलेटेड रिस्क बताने और रिस्क को कैसे कवर करना है ये बताना। तो ऑब्वियसली अप्रोच क्या होती है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि बेस्ट पेपर पास करने की अप्रोच क्या है। तो मुझे लगता है कि ये वो वाली साइड है कि जब आप पेपर के पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ज्यादा रेलिवेंट बंदा है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा के हमें थ्रू करा सकता है। अच्छा जी, इज दिस सब्जेक्ट डिफिकल्ट? ये इट वेरीज, आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, या आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर पाए या नहीं कर पाए। मेरे मुताबिक ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, और इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करवा पाऊं। उससे क्या होगा कि आपको जब इस सब्जेक्ट की समझ आने लग जाएगी आपको मजा आने लग जाएगा। सो पॉइंट सिर्फ ये है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी ये ड्राई है या ये रट्टे वाला है या ये खुश्क है। सर जी बात यह कि आपको उस बात की समझ जब नहीं आती तो आपको वो ड्राई लगता है, जब आपको उसकी लॉजिक क्लियर नहीं होती, जब आप उसकी डेप्थ में नहीं गए होते। सर आई वुड रिकमेंड कि मैं इसको डिफिकल्ट नहीं मानता, ना मैंने जिस अप्रोच से पढ़ाना है उस अप्रोच से इसमें कोई डिफिकल्टी है। हमने तो आपको इंटरेस्टिंग वे में रियल लाइफ एग्जांपल्स देके हमने वो बात समझानी। अब एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर ये वॉच है, ये डिजिटल वॉच है, इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल फॉर एग्जांपल और जो ब्लड प्रेशर है वो हर 12 घंटे बाद मैंने किया हुआ है, हर 12 घंटे बाद वो इसको चेक करके मुझे बता देता है कि क्या चल रहा है। तो सर इस तरीके से भी बातों को समझाया जा सकता है रियल लाइफ एग्जांपल्स की। सर जी मैंने अपने एसी जो है उसका किया हुआ है, उसको उसके अंदर एक सेंसर लगे हुए हैं और मैंने उससे क्या कहा हुआ है कि भाई आपका अगर टेम्परेचर 20 से नीचे जाए तो एसी खुद ब खुद बंद हो जाए। तो सर चीजें ऑटोमेट होती हैं, आप टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, स्मार्ट टीवी जो है उसके अंदर बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और आप उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उससे जनरेट होने वाला डाटा सेव होता है और वो कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई बात यह है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, ये आपकी अप्रोच है जो उसको डिफिकल्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी। सो इंशाल्लाह चीजें बहुत आसान हो जाएंगी जब आप इसको राइट अप्रोच से पकड़ेंगे, हैंडल करेंगे। सो मैं सब्जेक्ट को डिफिकल्ट नहीं मानता। याद रखिएगा, चीजें जब आपको किसी चीज की लॉजिक क्लियर हो जाती है ना तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं। और अगर बगैर सुने और समझे आप किसी अल्फाज को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको याद नहीं होता। तो सर पॉइंट सिर्फ इतना सा है, आपको एक चीज समझाई जाएगी, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाई जाएगी, साथ निमोनिक्स बता दिए जाएंगे कि यार ये निमोनिक है, इसके जरिए आप चीजों को याद कर सकते हैं, चीजें आप याद कर लेंगे, वो रिटेन भी हो जाएंगी और वो पेपर में याद भी रहेंगी इंशाल्लाह। तो मैं इस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट नहीं कर जानता। मेरे मुताबिक अगर कोई बंदा इस सब्जेक्ट को ध्यान से इंटरेस्ट लेके पढ़ ले, इसकी जो इसका फ्लेवर है उसके मुताबिक से चीजें मुश्किल नहीं होंगी। सिलेबस, सर इस चैप्टर में, इस किताब में जो आपका सिलेबस है चैप्टर 1 to 6, आपकी जो वेटेज है वो 35 to 45% है, और ये टोटली डाटा के बारे में, इसमें 1 2 3 4, पहला चैप्टर डाटा का इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका जो है वो डाटा गवर्नेंस है कि डाटा को मैनेज कैसे करना है। तीसरा डाटा एनालिसिस है। चौथा बिग डाटा है। पांचवा चैप्टर जो है वो आपका पांचवा और छठा डाटाबेस है। और रिलेटिवली बड़ा ही अहम एरिया होगा ये,
जिसमें से 35 to 40 तकरीबन 40 मार्क्स के सवाल आ रहे होंगे और सर सिर्फ 6 चैप्टर होंगे, बहुत आसान है। इंशाल्लाह हम सबसे पहले इस एरिया को डील करेंगे। दूसरे दूसरे नंबर पर सिस्टम की बात आ गई। सिस्टम तो भाई इसके अंदर बिजनेस में कौन सा सिस्टम है, क्या इनोवेशन है, क्या डेवलपमेंट है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड ईआरपी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कुछ ओवरऑल सिस्टम के हवाले से बात है। और 30 से 40% इस एरिया से टेस्ट होना है। और उसके बाद आईटी से रिलेटेड रिस्क है जो 14, 15, 16, 17 4 चैप्टर्स हैं और उसकी वेटेज 20 to 30% है। इंशाल्लाह हम इसको ब्रेक करके इसी तरह ही वन बाय वन इसको पढ़ाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि तब तक उस एरिया का पीछा ना छोड़ें जब तक वो आपको बहुत अच्छा समझ नहीं आ जाता। अच्छा जी, अगला सवाल ये कि सर सब्जेक्ट है तो थ्योरेटिकल, ऑब्वियसली कोई न्यूमेरिकल वाली गेम तो नहीं है। अब इसमें टेस्टिंग कैसे होती है जी, क्या इसमें कोई एमसीक्यू है? अब हमने देखा था लॉ के पेपर में एमसीक्यू है, टेक्स्ट के पेपर में एमसीक्यू नहीं है, अलबत्ता डाटा के पेपर में भी एमसीक्यूज हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 85 मार्क्स के थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। सर हमारी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी? सर इस वक्त आपके पास जब मैं रिकॉर्डिंग ये वाली रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो सर डाटा की बुक पे मैक्सिमम काम हम कर चुके हैं। डाटा सिस्टम एंड रिस्क बुक इज डन अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि मैं आपको अगर एक झलक दिखाऊं तो ये देखें भाई, जी सर इसके 17 चैप्टर्स हैं, बल्कि ये देखिए स्लाइड्स पे इसके 17 चैप्टर्स हैं, ये स्लाइड्स। लेट्स से चैप्टर 6 खोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये सारे एरियाज जहाँ पर टेबल बना रहे हैं, उसके अलावा डाटा वेयर हाउसिंग। ये देखिए जिस हद तक हमने साथ साथ भी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे, साथ साथ गाइड करते रहेंगे, जहाँ तक हम चीज़ों को डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ तक इंशाल्लाह हमने वो भी कोशिश की है। और चीज़ें बहुत आसान है सर, कोई मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। स्टार स्कीमा है, ये स्नोफ्लेक है, गैलेक्सी है, सारी चीज़ें बड़ी। बाय द वे सर बात हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी झलक करा दूँ, ये चीज़ें हमने फाइनलाइज की हुई हैं और इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। हम वापस आ जाते हैं अपनी आज की बात। सर एक बुक होगी जिसमें हमने चीज़ों को बहुत आसान किया हुआ है। कुछ जगहों पर आई कैप की किताब ने जैसे चीज़ों को लिखा मुझे उस पर इतराज़ है, मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा आसान हो सकती थी। कुछ जगहों पर उन्होंने कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखे जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड कर दिए। कुछ जगहों पर मजीद आसान एग्जाम्पल्स दी जा सकती थी, मैंने वो ऐड कर दी। कोशिश की है कि एक अच्छी वैल्यू एडिशन हो जाए, एक एड ऑन एग्जाम्पल जिसके अंदर आ जाए, जिस अंदाज से मैंने पढ़ाना है वो आ जाए, चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएं ताकि जो चीज़ों को आपने क्रैम करना है आपके लिए क्रैमिंग आसान हो जाए। टारगेटेड फोकस वे से हमने ये किताब आपके लिए रेडी की है। उसके अलावा आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वही आपकी बुक भी होगी, बुक में भी वही अल्फाज होंगे, वही स्लाइड्स होंगी। सो आप जब मुझसे लेक्चर लेंगे उसके साथ ही वो किताब भी पढ़ेंगे उस लेक्चर के बाद, ताकि आप मैक्सिमम पार्ट उसका उसी वक्त रिटेन कर लें। ये एक स्ट्रेटेजी होती है बच्चों को हेल्प करने की, बच्चों की हेल्प होती है इससे कि बच्चे वो चीज़ें याद कर पाते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया है कि सर जी टेस्ट चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट एडिशन जो है इंशाल्लाह आप उसको अवेल कर सकेंगे और ऑलमोस्ट डन है। कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन करनी है और चीज़ें ख़त्म। सर ये सारी बातें हमने आपके साथ इस वीडियो में करनी थी। जो जो बातें मुझे लगा मुझे आपसे करनी चाहिए मैंने आपसे की, लेकिन बहुत से आपके सवाल होंगे। सर जी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछिए। इंशाल्लाह जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे हम उनको एड्रेस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।